गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया विडियोनी अंदर આપણે સંધિ વિશે જોયું હતું। હવે આ વિડિયોની અંદર આપણે વ્યાકરણનો જ એક ભાગ છે વાક્ય તથા વાક્ય કે પ્રકાર એના વિશે જોવાનું છે। તો સૌપ્રથમ વાક્ય કિસે કહેતે હૈ એવો મનમાં પ્રશ્ન થાય તો વાક્ય કોને કહેવાય ये જોઈએ तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करता है उसे वाक्य कहा जाता है। आ वाक्यનો વ્યાખ્યા થાય છે। ત્યાર પછી વાક્યની અંદર કેટલાક તત્વોનો સમાવેશ થયેલો હોય છે। તો વાક્યના પ્રમુખ જે તત્વ છે એ જોઈએ। वाक्य के तत्व 6 प्रकार के कुल 6 प्रकारना है। एमा क ख ग करीने आपेला है। पहलू જોઈએ क सार्थकता। सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। जैसे उदाहरण, कुछ पानी पानी पीकर जाना। पानी पानी शब्द के नीचे अंडरलाइन की है। एक ही शब्द 2 बार लिखा गया है, इसलिए बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा, मेरे सामने ज़्यादा चू चपड़ करने की कोशिश मत करना। चू चपड़ शब्द को एक रूप करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उपयुक्त वाक्यों में पानी पानी चू चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त है, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पानी पानी चू चपड़ ये जो है निरर्थक शब्द के रूप में प्रयोग किए गए हैं। दूसरा, योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे मैंने पानी खाया। इस वाक्य में मैंने पानी खाया प्रयुक्त 3 शब्द सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। जबकि मैंने पानी पिया वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, अतः यह वाक्य कहलाता है। यानी मैंने पानी खाया, पानी को खाया नहीं जाता लेकिन पानी को पिया जाता है, इसलिए मैंने पानी पिया यही वाक्य सही होगा और मैंने पानी खाया यह गलत है। आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। चौथा नंबर है निकटता। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग अपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। आगे है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द यानी पद उचित क्रमों में प्रयोग किए गए हो। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है। दूसरा वाक्य दिया है केवल पत्र एक है लिखा मैंने। ये पद क्रम शब्दों के क्रम उलट दिए गए हैं दूसरे वाक्य में, जिससे ये वाक्य गलत साबित होता है। लेकिन सही वाक्य है मैंने केवल एक पत्र लिखा है। आगे का है तत्व अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में प्रयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाता। कोई भी वाक्य लिखो,
वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया सभी का मेल होना चाहिए। कर्ता यानी जो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में कहा गया हो वो नाम संज्ञा के रूप में होता है। कर्म उसके द्वारा किए जाने वाले काम को कर्म कहा जाता है। इसके संबंधित वचन एक वचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है, और कारक उसके साथ प्रयुक्त का, के, की, से, वे, ऐसे कितने ही कारक आ सकते हैं। क्रिया उसकी क्रिया जो है वो क्रिया, खाने की क्रिया, पीने की क्रिया, चलने की क्रिया, जो भी क्रिया है उसको कर्म के अनुसार क्रिया को दर्शाना चाहिए, तभी सार्थक वाक्य बन सकता है। इसके बाद वाक्य के घटक आता है। वाक्य में मूल रूप से दो घटक आते हैं। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक हैं। वाक्य के मूल दो घटक हैं, एक नंबर उद्देश्य, दो नंबर विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? तो कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह वाक्य का उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध, भाव आदि इसमें आ जाते हैं। दूसरा घटक विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आते हैं। उदाहरण दिए, सचिन आपके स्कूल आ रहा है। दूसरा वाक्य है, बुढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तीसरा है, हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। चौथा है, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। इन चारों वाक्यों को फिर से नीचे विभाजित करके दिया है कोष्ठक में। तो सबसे पहले उद्देश्य का कोष्ठक है, इसके बाद विधेय का कोष्ठक है। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार दिया गया है। विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार और कर्म तथा कर्म का विस्तार विधेय में दोनों दिया गया है। तो पहला वाक्य उद्देश्य, कर्ता के रूप में सचिन है। कर्ता इस वाक्य में है लेकिन कर्ता का विस्तार नहीं हुआ है। विधेय, विधेय के अंदर क्रिया आ रहा है, आने की क्रिया को बताया गया है। कर्म तो स्कूल, कर्म का विस्तार तो आपके। इसी तरह दूसरा वाक्य है, बुढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। कर्ता के रूप में आदमी, कर्ता का विस्तार बुढ़ा, क्रिया तो चलने की क्रिया को बताया गया है इस वाक्य में, इसलिए चल रहा है क्रिया के रूप में है। और क्रिया का विस्तार दिया गया है धीरे धीरे। कोई भी व्यक्ति हो, चलने की क्रिया हर एक की अलग अलग होती है। तेज से भी चलाया जाता है, धीरे धीरे भी चला जाता है। इसी तरह हर एक क्रिया का विस्तार अलग अलग रूप से किया जाता है क्रिया का। तीसरा वाक्य है, हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। इसमें उद्देश्य के रूप में कर्ता, अध्यापक, कर्ता का विस्तार हमारे हिंदी के। विधेय में क्रिया तो सुनाई, क्रिया का विस्तार है नहीं। कर्म है हमें कहानी और कर्म का विस्तार है मनोरंजन। चौथा वाक्य, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। उद्देश्य में कर्ता के रूप में है नरेश, कर्ता का विस्तार है तारा का भाई। विधेय, इसमें क्रिया है पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया को बताया गया है। क्रिया का विस्तार है धीरे धीरे। कर्म है पुस्तक, कर्म का विस्तार है कहानी की। अब वाक्य के प्रकार, तो वाक्य के मूल दो स्तरों पर मुख्य प्रकार किए जा सकते हैं। वाक्य के मुख्य दो प्रकार है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर।
अब दो वाक्य के जो प्रकार है इसमें हमें पहला अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखना है, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार है उसमें भी 8 भेद यानी प्रकार पड़ते हैं। इसमें पहला विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा सेवाभावी था, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। तीसरा, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। ये जो तीनों वाक्य है, ये तीनों वाक्य विधेय वाक्य है। इसमें स्पष्ट रूप से उद्देश्य जो है प्रियोदा, डॉक्टर, वृक्ष दिए गए हैं, तो ये विधानवाचक कहा जाते हैं वाक्य, जिसे गुजराती में शुद्ध रूप से साधु वाक्य कहा जाता है। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उद्देश्य के रूप में मैं सर्वनाम का रूप दिया गया है। अपने बारे में जो भी बोलना है तो मैं शब्द का प्रयोग होता है। तो कर्ता के रूप में मैं है, क्रिया बताया गया है खाने की, और साथ में नहीं खाने की क्रिया बताई गई है। इसलिए यह वाक्य निषेधवाचक यानी नकारात्मक है। मरना मुझे कठिन नहीं लगता, यहाँ सर्वनाम के रूप में मुझे क्रिया का विस्तार कठिन शब्द दिया गया है। तो मरना मुझे कठिन नहीं लगता, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य भी नकारात्मक निषेधवाचक हो गया है। वह घर पर नहीं है, सर्वनाम का रूप कर्ता के रूप में दिया है। घर पर जाएगा, घर नहीं जाएगा, ये जो वाक्य है इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होना हुआ है, इसलिए ये नकारात्मक है। जाएगा ये क्रिया है। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्य में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर हर हमेशा प्रश्न ही पूछा जाता है और इसके पीछे प्रश्न चिन्ह जो होता है वो लगाया जाता है। इसके लिए कुछ शब्द है कारक के रूप में, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो यह बताते हैं कि वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। उदाहरण दिए, इस नगरी का राजा कौन है, राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, इसकी बकरी कैसे मरी, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, आप किस लिए वहाँ जाया करते हैं। ये जो उदाहरण दिए गए हैं 6, इसमें से कौन, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, वहाँ, किस लिए, ये जो शब्द है ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह इस वाक्य के पीछे होना चाहिए। प्रश्न सूचक शब्द होने के लिए इसे प्रश्न वाक्य कहा जाता है। अब विस्मयादिबोधक, चौथा नंबर, विस्मयादिबोधक वाक्य, यदि वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, शोक यानी दुख, हर्ष यानी खुशी, आनंद, घृणा यानी नफरत, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, ओह यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर घर। अब 3 जो उदाहरण दिए हैं, इन तीनों उदाहरणों में अरे, ओह, वाह, ये जो शब्द है ये स्पष्ट रूप से हमें विस्मय यानी आश्चर्य मन में पैदा करते हैं। इसलिए इन शब्दों के पीछे
विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य, खड़ी पाई, खड़ी लाइन और इसके नीचे बिंदी, ये चिन्ह जो है वो विस्मयादि बोधक यानी उद्गार चिन्ह लगाना चाहिए। वाक्य में कभी कभी पूर्ण विराम की जगह उद्गार चिन्ह अंत में भी लगता है। जैसे पहला है, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, पीछे का शब्द जो है वो भी आश्चर्य पैदा करता है, इसके लिए इसके पीछे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा है, ओह यह क्या हो गया। तीसरा है, वाह कितना सुंदर घर। ये दूसरा और तीसरा जो वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में पहले जो दो शब्द है वही आश्चर्य पैदा करते हैं। इसके बाद जो वाक्य दोनों में दिए गए हैं मूल रूप से ये एकदम सीधे वाक्य है, इसलिए इसके पीछे पूर्ण विराम ही लगाया जाएगा। 5वां नंबर, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या साप आदि अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगलमय यानी शुभ। गुरुजी आ जाइए तो अच्छा हो, भगवान करे तुम सफल हो, जा तुझे नरक में की जगह नहीं मिलेगी। अब इन चारों वाक्यों के अंदर पहले वाक्य में आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें इच्छा व्यक्त की गई है। गुरुजी आ जाए तो अच्छा है, इसमें आशा व्यक्त की गई है। भगवान करे तुम सफल हो, ये शुभकामना दी गई है। और अंतिम वाक्य है, जा तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये साफ दिया गया हो, इसके रूप में दिया गया हो। 6वां नंबर, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, संभवतः आज वर्षा होगी। लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, अब तक वह सो गया है। इन तीनों जो वाक्य है, तीनों वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हुआ है। तो पहला वाक्य है, संभवतः आज वर्षा होगी, होगी, होगा, होंगे। यह शब्द जो है अंत में आने वाले वो स्पष्ट रूप से यह दर्शा रहे हैं कि संभावना व्यक्त की गई है। और आगे भी इसमें पहले वाक्य में संभवतः शब्द दिया गया है, इसलिए यह वाक्य संभव यानी संदेह सूचित करता है। लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। लगता है जो शब्द है ये संदेह व्यक्त करता है। अब तक वह सो गया होगा। होगा शब्द जो है तीसरे वाक्य में यह संभावना व्यक्त करता है। सोया हुआ है या जाग रहा है या नहीं सोया, ये तो वो आदमी ही बता सकता है, लेकिन यहाँ संभावना व्यक्त की गई है। यह व्यक्ति के नाम के रूप में, संज्ञा के रूप में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वह किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। 7वां, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का दूसरे कार्य में से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि जो एक वाक्य दिया गया है उसमें दो अलग अलग वाक्य होंगे और इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया होगा। कारक के रूप में जोड़ दिया गया होगा। परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। पहला वाक्य है परिश्रम करोगे, दूसरा है अवश्य सफलता मिलेगी। तो शब्द से इसे जोड़ दिया गया है, जिसे अव्यय के रूप में भी हम जान सकते हैं। दूसरा है यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। पहला वाक्य है यदि वर्षा होगी, दूसरा है फसल भी अच्छी होगी। दूसरा वाक्य भी तो अव्यय से जोड़ दिया गया है। तीसरा है यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। पहला वाक्य है यदि मौसम ठीक रहा, दूसरा है हम घूमने जाएंगे। यह
तो तीनों वाक्यों के अंदर दो अव्यय के रूप में दिया गया है और दो वाक्यों को एक रूप बनाया गया है। 8वां आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। यहाँ स्पष्ट रूप से आज्ञा की गई है। भिश्ती को निकालने के लिए कहा गया है, दूसरे वाक्य में कहा गया है कसाई को ले आना। दोनों में आज्ञा की गई है, एक को निकालना है, दूसरे को लाना है। दूसरा, तुम जा सकते हो, अनुमति, सहमति देना। तीसरा वाक्य है कृपया मेरी सहायता कीजिए। कृपया शब्द प्रार्थना, विनती के रूप में दिया गया है, सहायता करने के लिए। यहाँ मत बैठो, चौथा जो वाक्य है इसमें निर्देश स्पष्ट मना करने के लिए यह वाक्य दिया गया है जो निर्देश के रूप में आता है। तो पहला जो वाक्य का प्रकार है वह प्रकार हमने देख लिया अर्थ के आधार पर, जिसके 8 प्रकार यानी भेद होते हैं। सभी में अलग अलग रूप से दिया गया है। ये सभी जो 8 प्रकार है ये आपको नोट में लिखने हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले बता देता हूँ वाक्य विस्तार यानी वाक्य किसे कहते हैं। तो ये जो पहली व्याख्या है, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है, यह लिखना है। इसके बाद वाक्य के प्रमुख तत्व, इसमें क ख ग करके कुल 6 तत्व दिए गए। इन सभी को जो इसकी व्याख्या है वह लिखनी है, जिसमें उसके उदाहरण दिए गए हैं। इनमें से 2-2 उदाहरण, एक उदाहरण, इतना लिखना है। इसके बाद वाक्य के घटक, वाक्य के घटक की व्याख्या है जो लिखनी है। पहले जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं, यह व्याख्या लिखनी है। इसके बाद उसके 2 घटक, उद्देश्य और विधेय, इन दोनों की व्याख्या लिखना है और इनके 4 जो उदाहरण दिए गए हैं वह लिखना है। कोष्ठक लिखो तो अच्छा रहेगा। इसके बाद वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार में 2 प्रकार है। इसमें से पहला प्रकार जो है वह हमने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार जो है इनमें 8 प्रकार जो होते हैं वो 8 प्रकार हमने देखे। अब दूसरा जो नंबर है वाक्य के प्रकार में, इसमें मूल रूप से 2 प्रकार है। इसमें से दूसरा प्रकार जो है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जो आपको मैंने लिखने के लिए कहा है, ये पहले प्रकार के 8 जो पेटा प्रकार होते हैं उनको अपने कॉपी में यानी नोट में सभी को व्याख्या सहित 2-2, 3-3 उदाहरण के साथ लिखना है। अब रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।